हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज तारीख हो गई हमारी 7/11/2024, सॉरी 11/7/2024, ठीक है। और हमारा ये 11 तारीख को ही पेपर आया था। किसका आया था? वाइडर का आया था। जो चैनल पे लोग नए हैं मैं उन्हें बता देता हूँ, जो वाइडर का पेपर हमारा 11/6/2024 को आया था, हम उसे सोल्व कर रहे हैं। 10 तारीख की सारी शिफ्ट हम कर चुके हैं और 11 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका एक पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन निपटाए थे। वैसे हम जनरली जो करते हैं वो हम 20 क्वेश्चन करते हैं, पर किसी वजह से कल जो हो पाए थे वो 10 ही क्वेश्चन हो पाए थे। तो अब इसके जो बचे हुए 30 क्वेश्चन है हम इस वाली वीडियो में फटाफट निपटाने की की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितनी जल्दी हो पाएगा मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता चला जाऊंगा, जितना जल्दी जल्दी हो सकता है। और आपका जहां तक है मैं 15 से 18 तारीख के बीच तक कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। 15 से पहले नहीं हो पाएंगे और 18 के बाद नहीं हो पाएंगे, मतलब 18 तक एंड हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। 10 इससे पहले कर चुके हैं हम पिछली वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 7 थी, ठीक है। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो जब भी ये क्वेश्चन आया है तो तीन टाइप के इसके वो बनते हैं, फॉर्मूले बनते हैं। मैंने आपको तीनों टाइप के करा रखे हैं। सम ऑफ एन नंबर्स मैं एक बार दोबारा करा देता हूं। सम ऑफ एन नंबर्स ये हमारा होता है n प्लस में 1 अपॉन में 2, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नंबर, स्क्वायर ऑफ एन नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नंबर्स क्या होता है हमारा? n प्लस में 1, 2n प्लस में 1 अपॉन में 6, ठीक है, ये होता है। और तीसरा फॉर्मूला हमारा होता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ, मतलब कि घन की बात करेगा यहाँ पे क्या बात करेगा? वर्ग की बात करेगा। सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नंबर्स, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, एन प्लस में 1 का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। ये हर बार मैं कराता हूँ, ये तीन फॉर्मूले आपके फ्रीक्वेंटली आते हैं, ठीक है। और ये तीनों मैं आपको कराता हूँ, हमेशा दो तो लिखवाती हूँ। पहला वाला सम ऑफ नंबर्स वाला तो बहुत ही कॉमन है, ये तो लगभग सारी जनसंख्या को पता ही होना चाहिए। 121 में से कम 21 को तो पता ही हो। तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं में जो n हो जाएगा वो हमारा 25 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस वाले फॉर्मूले में उठा के रख देंगे इसको। इस वाले फॉर्मूले में अगर हम उठा के रखेंगे तो n कितना हो गया? 25 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस में 1 यानी कि 26 अपॉन में 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13। 25 मल्टीप्लाई में 13 कितना हो जाएगा? 250। और 25 या 75 यानी कि 325 जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आई होप आप लोगों को साउंड वगैरह ठीक आ रही होगी। इससे ज्यादा ठीक नहीं हो पाएगी, मंडे तक हो जाएगी। मंडे तक की मेरे को टाइम दो, क्योंकि कल मैंने वीडियो में बताया था जैसा, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 16 के प्रथम 5 गुणनजों का औसत क्या होगा? मेरे को एक बात बताओ, एवरेज जो होता है, एवरेज हमारा होता है मिडल होता है। एवरेज का मतलब मिडल है, मिडल बीच की संख्या। जैसे कि मैं 5, 15 और 18 के एवरेज की बात करूं तो 5, 15, 18 का जो एवरेज होगा वो इन सबके कहीं बीच में होगा। जैसे कि 15, 5, 20 और 8, 20 और 8 28 और 10 38, 38 यानी कि एवरेज आ जाएगा मेरा 19। यानी कि ये जो एवरेज है ये इसके कहीं मिडल में आएगा, ठीक है। नहीं, 3 से घटेगा ना, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 16.33 के आसपास, 16.33 के आसपास, ठीक है। 16.33 के आसपास आएगा। तो ये हमारा जो होता है मिडल होता है। जैसे कि अगर मैं 16 के 5 गुणनजों की बात करूं तो पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, चौथा गुणज, पांचवा गुणज। इस वाले केस में क्या था, जो डिफरेंस था वो अनइवन था। यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 3 का है, तो यहाँ पे इसके आसपास की बात आ गई। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, इनका तो डिफरेंस बिल्कुल सेम है। अगर डिफरेंस बिल्कुल सेम टिक्टो है तो ये जो डिफरेंस होगा यहाँ पे अगर x माइनस होगा, यहाँ पे x माइनस होगा, और मैं यहाँ इसे एवरेज बोल दूं तो यहाँ से x प्लस होगा, यहाँ से x प्लस होगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो एवरेज हमारा ये आ जाएगा। यानी कि मैं बात करूं, अगर आपसे किसी भी गुणनजों की बात करता है तो उसके जो मिडल वाला गुणज होगा वही आपका एवरेज होगा। जैसे इस केस में क्या बोल रहा है, 16 के 5 गुणज है। 16 के 5 गुणज तो शुरू के 2 छोड़ दो, लास्ट के 2 छोड़ दो और तीसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा एवरेज आ जाएगा 48, ठीक है। अगर आपसे बाई चांस बोल देता 16 के 6 गुणनजों की बात है, 3, 4, 5, 6 गुणनजों की बात है, तो मेरे को मिडल वाला लेना है, तो मैं ये 3 भी छोड़ देता, ये 3 भी छोड़ देता,
यहाँ पे कहीं लाई करता, यानी कि 3 और 4 के बीच में, यानी कि 3.5 पे लाई करता, तो हमारा एवरेज कितना हो जाता, औसत कितना हो जाता, सॉरी 16 मल्टीप्लाई में 3.5, 16 या 48 और 48 और 48 और 8 कितने होते, 56। ठीक है, 16 के अगर मेरे से 6 गुणनजों की बात कर देता तो मैं 3 और 4 के बीच में 3.5 से मल्टीप्लाई कर देता। जैसे कि आपको अगर मैं होमवर्क में एक बात बोलूं कि 7 के 7 गुणनजों का जो एवरेज है वो कितना होगा, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से लोगों ने गैस भी कर लिया होगा जिनका ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 56 की पावर 45 प्लस में 56 को अगर 57 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगता है ना वो नेगेटिव रिमाइंडर का है। अगर आप लोगों को नेगेटिव रिमाइंडर नहीं पता है तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में। ऋणात्मक शेषफल, ठीक है, ऋणात्मक शेषफल के बारे में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। जैसे कि हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, जैसे कि अगर मैं 5 को किससे डिवाइड कर दूं, मैं 5 को 2 से डिवाइड कर दूं। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर जो आएगा वो एक शेषफल आएगा, या फिर थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं कोई। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं 17 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 2 शेषफल आएगा, 5 या 15, ये प्लस का शेषफल है। अगर मैं इसी को चीज को वैसे बोलूं कि 5 चौक 20 होते हैं, ये 20 से 3 कम है, अगर ये 20 से 3 कम है तो मैं इसको बोलूंगा अपनी तरफ से कि इसमें जो शेषफल है एक तो प्लस का 3 शेषफल होगा, एक माइनस का 3 शेषफल होगा, एक प्लस का 3 शेषफल होगा, एक माइनस का 3 शेषफल होगा। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव रिमाइंडर है, ये मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। अब इसका फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, उसे जानने से पहले ये समझ लो कि हम इसको करेंगे क्या इसका। भाई मैंने बोला कि 17 का शेषफल अगर 2 आ रहा है तो मैं अगर 17 में से 2 घटा दूं तो जो संख्या 15 है ये इससे पूरी तरीके से कट जाएगी, यही बोल रहा हूं मैं, यही बोल रहा हूं। और अगर मैं बोलूं भैया 17 का नेगेटिव रिमाइंडर 3 आ रहा है तो अगर मैं 17 में से -3 कर दूं, सॉरी +3 कर दूं तो मेरी संख्या जो 20 है वो अगली घट जाएगी इससे, यानी कि ये तो पिछली संख्या निकाल के देगा, ये अगली संख्या निकाल के देगा। ठीक है, ये पिछली संख्या निकाल के देगा, ये अगली संख्या निकाल के देगा। अगर मेरे से कोई सवाल में बोल देता है कि 17 को 5 से या किसी संख्या को 5 से काटा जाता है और नेगेटिव रिमाइंडर मेरा जो है वैसे आता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बस फ्रेम करके बता रहा हूं। नेगेटिव रिमाइंडर आपका -3 आ रहा है तो उस संख्या का पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस जो जिस संख्या से डिवाइड करा है और जितना नेगेटिव रिमाइंडर आया है इसमें से इसको माइनस कर देना है, ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा इस क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला भैया 56 की पावर 45 है, प्लस में 56 को मैं 57 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं अगर इसको मिटा दूं, इसको ऐसे मिटा दूं और मैं इसको ऐसे बोल दूं कि 57 को भी मैं 56 को भी मैं 57 से डिवाइड कर रहा हूं, इस 56 को भी मैं इंडिविजुअली 57 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला जब मैं इसको डिवाइड करूंगा यहाँ पे तो इसका जो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा, यहां से -1 आएगा। भाई 1 कम है, अगर 1 जोड़ दूंगा तो कट जाएगा, 1 जोड़ दूंगा तो कट जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -1 आ गया। इस वाले केस में ही मेरे को दिख रहा है कि नेगेटिव रिमाइंडर जो है -1 आएगा, लेकिन यहाँ पे पावर आएगी 45, यानी कि अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा निकल के नेगेटिव रिमाइंडर के हिसाब से। अगर पॉजिटिव निकालने जाओगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 57 की 56 की 45 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसे इंडिविजुअली 57 से काटते जाओगे। तो मैंने बोला -1 जो है इसकी अगर मैं जो पावर है उसको मैं क्या कर रहा हूं, मैं ओड ले रहा हूं, ओड ले रहा हूं तो ये -1 ही आएगा, -1, और ये भी -1 है, यानी कि जो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर है वो हमारा -2 आ जाएगा। अगर हमारा नेगेटिव रिमाइंडर -2 आ गया और मैं पॉजिटिव रिमाइंडर मतलब मेरे से पूछा तो पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, बस संख्या को इसमें से इसको माइनस कर दो, संख्या में से 57 में से -2 कर दो, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट, क्योंकि ये भी वार्डन के पेपर में पहली बार आया था, मैंने इसलिए अच्छे से आपको एक बार समझा दिया।
क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है झोटी ने, झोटी या चोटी जो कुछ भी नाम है इसका, झोटी ने एक बैंक से 6% वार्षिक दर से कुछ राशि उधार ली। यदि उसने 2 वर्ष के अंत में 10,000 रुपए का भुगतान करके ऋण का भुगतान कर दिया तो उसने ऋण ली गई धनराशि कितनी थी। ठीक है, 10,000 रुपए 2 साल के एंड में यहाँ पे ली, कहीं यहाँ पे ली, और 2 साल के एंड में उसने यहाँ पे 10,000 रुपए जमा कर दिए। यानी कि अगर यहाँ पे राशि 100 ली होगी तो यहाँ पे जो है 100 प्लस में CI हो गई होगी, ये इसके बराबर हो गई होगी, ये बोल सकता हूं मैं। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को CI कितना मिला होगा, मैंने बोला भैया मेरे को 6% दिया हुआ है, मेरे को सिंपल सिंपल 2 साल बोले हुए हैं, तो मेरा एक मोस्ट फेवरेट वो है, क्या बोलते हैं उसे, फॉर्मूला A प्लस बी प्लस माइनस जो भी अंदर से निकलेगा A मल्टीप्लाई B बाई 100, इसमें डाल देता हूं। मैंने इसमें A और B को 6 माना तो ये 12 आ गया, क्योंकि ब्याज है तो अंदर से प्लस का ही निकल के आएगा। 6×36 यानी कि 0.36 आ गया, यानी कि 12.36 जो है इसे ब्याज मिल जाएगा। 100 ये था, 100 में 12.36 और मिलके इसने 2 साल के अंत में 10,000 रुपए दे दिए, यानी कि इसने 112.36 के 10,000 दिए, ये तो कह रहा है। तो मैं 100 का निकाल देता हूं। मैं 100 का निकालूंगा तो मैंने देखा कि जो ये ऑप्शंस हैं ये थोड़े से गड़बड़ हैं, ये थोड़े से तो गड़बड़ हैं, थोड़े से गड़बड़ तो हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, मैंने बोला भैया 10,000 डिवाइडेड बाई 112.36 है, तो मैं थोड़ा सा अप्रोक्स तो ले ही सकता हूं क्योंकि 100 का अंतर है, लेकिन 1% भी 100 के आसपास बैठ जाएगा, कोई बात नहीं, 100 से कम बैठेगा, फिर भी थोड़ा सा अंदाजा तो ले ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 100 मैंने बोला 112.36 है, मैं इसको 112 लिख लेता हूँ। नीचे कम से डिवाइड करूंगा तो ऊपर थोड़ी वैल्यू ज्यादा आएगी, अगर ऊपर थोड़ी वैल्यू ज्यादा आएगी तो मैं बस कुछ नहीं करूंगा, मैं उसे थोड़ा सा कम कर दूंगा। तो ये 10,000 112 4 से काट लेंगे तो 25, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, फिर 4 से कट जाएगा ये 25, और ये 4 सत्ते 28, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 25 25 625 डिवाइडेड बाई 7 और डबल 0। अब 7 से काट लेते हैं, 7 अट्ठे 56, 7 निम 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, कितना बच गया, कितना बच गया हमारा 6 2 4 और 2 6 65, 7 अट्ठे 56, 7 निम 63 हो जाएगा, कितना बच गया 2, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना बच गया 6, और 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, यानी कि 8928 समथिंग जो है वो हमारा आ रहा है। मैंने नीचे घटा के लिखा था तो ऊपर बढ़ा हुआ आएगा, बढ़ा हुआ आएगा, यानी कि 8928 से कम ही हमारा आंसर होगा। 8928 से कितना कम होगा, थोड़ा बहुत ही कम होगा, तो हमारा 8900 आपका राइट आंसर आ जाएगा। वरना इसकी कैलकुलेशन आप करके देख लो अगर आप कर सकते हो तो, अगर आप वैसे ही फ्रैक्शन वाले मेथड से भी जाओगे तो भी कैलकुलेशन यही आएगी। ठीक है, तो उसमें कैलकुलेशन में कोई आपको छूट नहीं मिलने वाली, थोड़ा सा अप्रोक्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 0.36 की बात करूं, अगर मैं 0.36 घटा रहा हूं, मैं कैसे अंदाजा लगाऊं कि ये 28 27 28 ही कम होगा। मेरे को एक बात बताओ, अगर 100 की वैल्यू 10,000 होती, 100 की वैल्यू 10,000 होती तो 1 की वैल्यू 100 होती। अगर 112 की वैल्यू 10,000 है, अगर 112 की वैल्यू 10,000 है तो 100 से कम ही होगी, 100 से कम होगी। आप एक अंदाजा लगा सकते हो ना, अगर 100 की वैल्यू 10,000 होती तो 1 की वैल्यू 100 हो जाती। अगर 112 की वैल्यू 10,000 है तो ये 100 से कम होगी, अगर इसके प्रत्येक की जो कीमत होगी वो 100 से कम यानी कि 80-85 के आसपास आएगी समथिंग, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो 0.36 की वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी। ठीक है, ये बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो आपकी इच्छा करे तो, अगर आपको टाइम खराब करना है अपना पेपर में। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं मानता, कोई 10वीं का पेपर तो है नहीं कि आपको मल्टीप्लाई करके लिख के दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 4 अंडर रूट में 45, अंडर रूट में 80 और अंडर रूट में 405 मेरे से इसकी वैल्यू पूछी है। सबसे पहले तो मेरे को अंडर रूट के अंदर सेम चीजें लानी पड़ेंगी। सेम चीजें लाने से मेरा क्या मतलब है, मैंने बोला अंडर रूट के अंदर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये 9 और 5 है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये, मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, 9 5 हाँ 16 और 5 दिख रहा है।
मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये 5 और 5 से 81 है। मैंने बोला ये तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, इसका तो एक 3 टूट के बाहर आ जाएगा, तो मैं सीधा लिख दूंगा 4 मल्टीप्लाई में 3 अंडर रूट में क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा माइनस में। मैंने बोला ये जो 16 है इसका 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 5 बच जाएगा, तो 4 अंडर रूट में 5 यहां बच गया। फिर मैंने माइनस लगाया, मैंने बोला 5 तो बाहर निकलेगा नहीं, ये लेकिन 81 9 का स्क्वायर होता तो 9 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 9 अंडर रूट में 5 ये निकल के आ जाएगा। इसकी वैल्यू की बात करें तो 12.5, 9 और 4 13 हो जाएंगे, यानी कि ये 13.5। 12.5 प्लस के में से 13.5 माइनस के घटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का √5 बच जाएगा। यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। जिसके पेपर में ये आया था एक बार कमेंट सेक्शन में बताना किसके पेपर में आया था और किसने कोशिश करी थी इसे करने की। मैं जानना चाहता हूं इसमें है इतना जिगरा जो इसे करने की कोशिश करता है। नीचे दिए गए ग्राफ में जानकारी का अध्ययन करें और उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। प्रति व्यक्ति वार्षिक खाद्यान्न की शुद्ध उपलब्धता किलोग्राम में दी गई है, ब्लैक वाले से उपलब्धता दी गई है प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि एक एवरेज बंदा जो है वो कितना खा रहा है, ये आपको इसमें ब्लैक वाली लाइन में बताया गया है। देश की खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन में दी गई है, मिलियन टन में दी गई है रेड वाले से। ठीक है, मेरे से क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि खाद्यान्न की निबल उपलब्धता, यहां पे मेरे को क्या दिया गया है, यहां पे मेरे को उत्पादन दिया गया है, यहां पे मेरे को उपलब्धता दी गई है। ठीक है, देश की कुल खाद्यान्न उत्पादन का 80% है, यानी कि 244.49 जो है, सॉरी मैंने सीधा बोल दिया। तो वर्ष 2011 में देश की कुल आबादी कितनी थी, 2011 में जो उत्पादन था वो ये था, 2011 में जो उत्पादन था वो 244.49 था। इसका 80% उपलब्ध है, इसका अगर 80% उपलब्ध है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 0 से अगर मैं 0 काट दूं और मैं अंदर 8 की मल्टीप्लाई कर दूं तो उपलब्धता पता चल जाएगी मेरे को कितना उपलब्ध है या कितना खाया जा रहा है। 9 का 2 7 हासिल, 8 चौक 32, 32 और 7 39 का 9 लगा 3 हासिल, 8 चौक 32 और 3 35 का 5 लगा 3 हासिल, और 8 चौक 32 और 3 35 का 5 लगा 3 हासिल, 8 दूनी 16 और 3 19, 1955.92 जो है ये मेरा यहां पे आएगा पॉइंट, बटे 10 आएगा ना, तो पॉइंट थोड़ा सा एक स्थान और पीछे आएगा, ये 5 9 और ये आ जाएगा यहाँ पे। ये जो है मेरा उपलब्ध है, ये मेरा जो है मेरा उपलब्ध है। अगर ये मेरा उपलब्ध है तो मेरे को एक बात बताओ, एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति जो है हमारा कितना खा रहा है, 2011 में 170.9 kg खा रहा है, ये तो मिलियन टन में है। अब मेरे को इसकी 0 बढ़ानी पड़ेगी, इसको मिलियन टन करना पड़ेगा। मेरे को 1 सेकंड देना। बीच बीच में कौन, ठीक है, ये तो मेरा मिलियन टन में, ये तो मिलियन टन है। ठीक है, अगर ये मिलियन टन है तो 1 मिलियन में 0 कितनी होती हैं, कोई गिन के बताएगा? कोई गिन के बताएगा? कोई गिन के नहीं बताएगा, इसी में इतना कुदा नहीं है। चलो ठीक है, तो 195.592 मिलियन टन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है खाने के लिए, और एक बंदा इतने केजी खाता है तो मेरे को इसको केजी में चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसको केजी में चेंज कर देता हूं। 195.592 यहाँ पे पॉइंट है, मल्टीप्लाई में मिलियन टन के लिए एक बार 5 6 0, एक बार 6 0 है ना, और फिर एक बार हो जाएगी 1000 से मल्टीप्लाई टन्स के लिए।
ठीक है, ये मेरे पास अवेलेबल है खाने के लिए। एक बंदा खा रहा है इतना, तो मैं इसे 170.9 से डिवाइड कर देता हूं। 170.9 से डिवाइड कर देता हूं। ये 3 जीरो जो है, ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगी। ये एक 10 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, एक 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैं इसे एक जीरो ही बोल देता हूं, अप्रोक्स ही निकाल लेता हूं, क्योंकि एग्जैक्ट निकालना तो दही तोड़ देगा। ठीक है, इसको इससे काट लेते हैं। 171 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 171 एकम 171, कितना बच गया, 1 और 2 21, और 215 हो जाएगा। 171 एकम 171, और यहाँ पे अगर 171 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 3 और 1 4, 4 4 5 उतर गया था, 9 उतार लेते हैं, 449 हो जाएगा। 17 दूनी 34, 17 दूनी 24, 17 51, तो 34 3 4 2 आ जाएगा। 9 पे कितना बच जाएगा, 7, 9 पे बच जाएगा 7, और यहाँ कितना बच गया आपका 4 4, तो ये हासिल ले लेगा, नहीं हासिल नहीं लेगा, 0 1, 107 बच गया। 9 उतार लिया था, 2 भी उतार लेते हैं। 2 उतारेंगे तो 17 चौका 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है शायद, है ना। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्या, एक सेकंड रुको। 215, 17 एकम 17, यहाँ पे आएगा 471 से काट रहे थे ना, 171 से काट रहे थे, तो ये आएगा 4, एक सेकंड में दोबारा कैलकुलेट करता हूँ ना, यहाँ पे कैलकुलेशन की मिस्टेक है थोड़ी सी। 171 एकम 171, यानी कि 4 और 2, ठीक है, 4 और 2, 171 एकम 171, फिर हमारा आ जाएगा, उतर जाएगा कितना, 5, 171 एकम 171, यानी कि 4 और 7, ठीक है, फिर उतर जाएगा 9, फिर 171, 17 दूनी 24, 17 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, यानी कि 684, 17 चौका 68। अब यहां तक हमें पता चल गया कि हमारा जो आएगा आंसर 114 पे आएगा, और ऑप्शन जो 114 वाला है वो एक ही है। ठीक है, तो ये अप्रोक्स में आ जाएगा 1140, यहाँ पे अप्रोक्स में बोल दो। इससे ज्यादा कैलकुलेशन करने जाओगे तो यहाँ पे तो वैसे ही इतनी कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है, वैसे भी बहुत सारी कैलकुलेशन है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, आपको पहले नंबर के क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, अगर आप लोगों को याद है तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। एन स्क्वायर और एन प्लस में 1 का स्क्वायर अपॉन में 4। एन कितना, यहाँ पे प्रथम 17 की बात कर रहा है, तो 17 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 18, 17 प्लस 1 18 होते हैं, स्क्वायर मैंने खोल दिया, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, 17 17 और 9 9, तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, सॉरी 9 सत्ते 63, और 6 और 9 एकम 9 और 6 15, 153, 9 सत्ते 63, 6 9 एकम 9, 153, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 15 का 5, 1 3 एकम 3 और 1 4, 5 15 का 5, 1 5 25 और 1 26, 2 5 एकम 5 और 2 7, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 3 5 1 9 10 की 0 1 हासिल, 6 4 10 और 1 11 और 3 14 का 4 1 हासिल, 7 और 1 8 और 5 13 का 3 1 हासिल, 2 3 4 0 9 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, फटाफट करेंगे क्योंकि हमें 30 क्वेश्चन करने। 15 विद्यार्थियों को औसत भार 72 kg है, एक नया विद्यार्थी जोड़ा जाता है तो 15 से विद्यार्थी कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। औसत भार 75 किलो हो जाता है। औसत भार में कितनी वृद्धि हुई, 3 kg की वृद्धि हुई। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो 15 का भार अगर मेरे को कुछ भी दिया है, मेरे को बोला एक बंदा जोड़ा गया जिससे भार में कुछ भी वृद्धि हो गई, मैंने देखा कि 3 की वृद्धि हो गई। अब ये 3 की जो वृद्धि हुई है वो प्रत्येक 16 पे हुई है, यानी कि 48 kg हुई है वृद्धि टोटल। अब 48 kg क्यों हुई है, क्योंकि एक नया बंदा आया था, वो ज्यादा भार लेके आया होगा। वो कितना ज्यादा भार लेके आया होगा, किससे लेके आया होगा, जो पहले का भी एवरेज चल रहा था उससे वो 48 kg फालतू लेके आया होगा, उससे 48 kg फालतू लेके आया होगा, यानी कि 7 और 4 11 और 1 12, यानी कि वो जो नया बंदा आया होगा 128 kg का आया होगा, 72 kg से 48 ज्यादा लेके आया होगा।
ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए होमवर्क है, कृपया करके इसका आंसर तो दे ही देना। तो मुझे लगता नहीं है तो आप लोग आंसर देने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो या आप करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चन स्क्रीन पे सोल्व हो रहा है तो हमारा भी पेपर में सोल्व हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। पेन पेपर आपको ही चलाना है, यहाँ भी आपको चलाना है, वहां भी आपको चलाना है। जितनी हेल्प लेनी है उतनी हेल्प लो, लेकिन उससे कम से कम 10 गुना पेन पेपर अपने आप चलाओ। अगर आप पेन पेपर खुद नहीं चलाओगे तो आपका जिंदगी में कभी आपकी मैथ नहीं सुधरने वाली। जीएस पीएस का तो मुझे पता नहीं, मतलब जीएस तो फिर भी हो जाती है चलो पढ़ पढ़ के ऐसी, लेकिन मैथ नहीं सुधरेगी। क्या आप पूरी जिंदगी कितने पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 36.5 एक योजना 36.5 वार्षिक दर से ब्याज प्रदान करती है जो प्रतिदिन लगता है। इस वाली लाइन को देखते ही मेरे को पता चल जाना चाहिए कि 365 में 365 की बात करेगा। जो एक गैर लीप ईयर्स है, इसने बाद में आइडेंटिफाई भी कर दिया कि गैर लीप ईयर है। 365 डेज में मेरे को 36.5% का ब्याज मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा एक दिन में, वन डे में मेरे को कितने का ब्याज मिलेगा, मेरे को 0.1% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वैसे। एक निश्चित राशि निवेश किया गया और निवेश के ठीक 2 दिन के बाद कुल देय राशि 50,000 रुपये थी। 2 दिन के बाद, यानी कि अगर एक दिन में इतना मिल रहा है तो 2 दिन में कितना मिल जाएगा, 0.2% मिल जाएगा। मैंने मान लिया राशि जो थी वो अपने आप में 100% थी, 0.2 ब्याज मिल गया, तो अब जो राशि है वो 100.2 हो गई होगी। ये मेरा प्रिंसिपल प्लस में सीआई हो गया। सीआई है, सही है, पता नहीं सीआई है, सही है। इसने बोला तो ही नहीं, बोला तो इसने है ही नहीं, बोला तो इसने है ही नहीं। चलो बोला नहीं है तो क्या कर सकते हैं, सिंपल ही मानेंगे फिर तो हम इसको सिंपल ही मानेंगे। तो इतनी मेरी प्रिंसिपल प्लस में सीआई हो जाएगा, ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। क्वेश्चन ने मेरे को क्या दिया है, क्वेश्चन ने मेरे को दिया है कि 2 दिन के बाद इतनी राशि हो जाएगी, इतनी राशि हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू मेरे को 50,000 रुपये दी है। सॉरी, इतनी दिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख रुपए दिए। 3 0 4 5 6 जीरो दिए। 100 की मेरे को पता करनी है। तो ये तो बहुत गंदी वाली कैलकुलेशन है। ठीक है, ये तो आप ही लोग करना, मैं तो नहीं करने वाला। 100.2 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, एक पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगी। और मैं इस 2 को हटा के भी क्या कर लूंगा, बहुत गंदी कैलकुलेशन है भाई। इसको इससे काट लेते हैं, लास्ट के पॉइंट्स पे जाके खत्म हो गई। इस कैलकुलेशन को आप ही करना भैया। ये तो अगर पेपर में आ जाती है और इतनी क्लोज कैलकुलेशन दे भी देता है, टाइम नहीं बच रहा तो इसे स्किप कर देना भाई, ये तो ज़्यादा ही गलत सवाल है। ठीक है, 4990,015 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने ये निकाला था, ऐसा नहीं है मैंने ये निकाला नहीं है, इसका जो मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 499,0019.96 आ रहा था। ठीक है, लेकिन इसने जो आंसर दिया है वो ये दिया है। तो या तो इस पे ऑब्जेक्शन लग गया होगा या तो ये क्वेश्चन ही हटा दिया गया होगा नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से आप करोगे भी ना तो कैलकुलेटर लेके कर लेना, तो आपको जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ना कि ये आएगा। ठीक है, बाकी आप लोगों की श्रद्धा के ऊपर बात है, जैसा आप करना चाहो। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 2 पे आ जाते हैं, अर्थमेटिक न्यूमेरलिटी सेक्शन नंबर 2। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो इसके पहले क्वेश्चन को मुझे कराने की जरूरत है। आप मुझे बस एक बार छोटा सा बताओ कि क्या मुझे जरूरत है। वैसे मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूं। इसने बोला शिवम का वेतन महाराज के वेतन से 30% अधिक है। महाराज का वेतन अगर 100 है तो शिवम का वेतन 130 है। महाजन का वेतन शिवम के वेतन से लगभग कितना कम है। महाजन का वेतन शिवम के वेतन से 30 कम है। शिवम से कंपैरिजन करा रहा है तो शिवम को मैं नीचे डाल दूं, मल्टीप्लाई बाई 100। 30 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 300 बटे में 13, 13 दूनी 26, कितना बच गया 4, 13 3 39, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। मेरे से लगभग में पूछा है तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि 13 आदमी एक कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 65 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे।
मेरे हिसाब से तो होमवर्क है। ठीक है, आपके हिसाब से नहीं है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, टोटल वर्क जितने वर्कर्स हैं और मल्टीप्लाई में जितने डेज हैं, टोटल वर्क क्या होता है हमारा, एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जितने वर्कर्स अवेलेबल है मल्टीप्लाई में डे, और यही वाली कंडीशन यहाँ बनेगी कि 65 वर्कर्स हैं और एक्स दिन लगेंगे। तो मैं करा ही देता हूँ ना, फिर जब मैं इतना कर दिया तो 13 आदमी 22 दिन में पूरा करेंगे, ये टोटल वर्क होगा। और 65 आदमी एक्स दिन में पूरा करेंगे, ये भी टोटल वर्क होगा। ये नीचे चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 13 से ही काट देते हैं, 13 पंजे 65, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, कराते कराते पूरा ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 125 kg 569 kg का लगभग कितना प्रतिशत है। इस 569 को 570 मान लेना और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। होमवर्क में ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, या फिर 569 से ही करना है। अगर आपको ज्यादा क्लोज लग रहा है तो आपको अंदाजा होना चाहिए। यार इसमें मेरे को लगता है करा देना चाहिए, तो मैं करा देता हूँ कि मैंने बोला 125 kg 569 kg का कितना प्रतिशत होगा, मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। मैंने बोला मैं 69 की जगह बोल देता हूँ इसे 70। मैंने नीचे जो है वो एक बढ़ा दिया तो ऊपर जो है वो थोड़ा कम आएगा। ठीक है, समझ रहे हो, मैंने नीचे थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो ऊपर थोड़ा सा कम आएगा, उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं इसको काट लेता हूं कि भैया 1250 डिवाइडेड बाई 57 डिवाइडेड बाई 57 हो जाएगा। काट लेते हैं, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 114। 114 से कितने बच गए, 11, 110 हो गया। फिर 114 हो जाएगा ज्यादा तो 21 आ जाएगा। 57 अगर इसमें से घटेंगे तो 43 और 53 बच जाएगा। 53 बच जाएगा तो मैं एक जीरो और उतार लेता हूं। ये फिर चला जाएगा लगभग 9 पे, 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा। ये 57,000 पे चला जाएगा, 10 टाइम्स पे तो 570 हो जाएगा। तो ये लगभग 9 पे चला जाएगा। लगभग 9 पे चला जाएगा तो मेरे को 21.9 के आसपास का एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये। अगर यहाँ पे 7 वाला भी ऑप्शन होता और 22 भी दे रखा होता तो मैं कंफ्यूज हो सकता था, अभी तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्लोज है लेकिन इतने भी क्लोज नहीं है, और इतना तो होने से ही रहा, ये दोनों तो वैसे ही कट गए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। आशीष ने अजय से 8.2% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। मेरे को यहाँ पे रेट दिए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है क्योंकि मेरे को कुछ साधारण ब्याज बोला हुआ है। टाइम मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, कुल भुगतान ब्याज का यानी कि इंटरेस्ट मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से मूल राशि निकालनी है, 3 चीजें दी हुई हैं, चौथी निकालनी है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मुझे इसे कराने की। अपने आप पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्रम से 115 मीटर 132 मीटर की 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर जा रही हैं। उनकी चाल 11 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड है। ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में उतना ही समय लगेगा जितनी की ट्रेनों की खुद की लंबाई है। यानी कि हमको पता है ट्रेनों की लंबाई तो हमेशा हमें जोड़नी ही होती है। इस केस में क्या है, ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही है तो इनकी जो स्पीड है और स्पीड है वो भी जुड़ जाएगी, 11 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर मैं इनकी लंबाइयों को जोड़ लूं तो ये आ जाएगी 5 और 2 7 और 4 और 2 47 और 11 और 8 19। 19 से मैं से काटूंगा तो ये आएगा 19 से कम 19, कितना बच गया 5, 19 दिया 57। यानी कि 13 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है, 13 सेकंड हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एम ने एक वस्तु एन को 22% हानि पर 780 रुपए में बेची। थोड़ा सा थोड़ा सा हल्का सा अच्छा क्वेश्चन है। एम है, एम ने एक वस्तु, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम करते रहते हैं तो इतना भी अच्छा नहीं। ठीक है, 22% के एम ने एन को एक वो वस्तु 22% की हानि पर बेची। फिर एन ने क्या करा, एन ने उस पर मरम्मत पे खर्च करा। मरम्मत पे कितना खर्च करा, 240 खर्च करा। और यहाँ पे आर को बेच दिया। लेकिन जब आर को बेचा तो उसने बोला कि जिस पर एम को 25% लाभ होता उतने रेट में इसको यहाँ पे बेच दिया। यानी कि मेरे को एम नहीं पता, मेरे को एम नहीं पता, मेरे को एन पता है कि एन का जो परचेज है
वो 780 है, एन ने जो है वो 780 में खरीदा था, एम ने वो 22% के लॉस पे बेचा था, 22% के लॉस पे बेचा था यानी कि 78 पे बेचा था, यानी कि मैं कह सकता हूं 78 एम की जो वैल्यू है वो 780 है। तो अगर मैं 100 निकालूंगा तो मेरे पास एम निकल के आ जाएगा कि एम ने कितनी की खरीदी थी, तो एम ने कितने की खरीदी थी मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है 1000 की, यानी कि एम का सीपी जो था वो 1000 रुपये था। एम का सीपी अगर 1000 रुपये था और यहाँ पे 25% प्रॉफिट हुआ होगा आर के लिए, तो यहां से सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं कि आर ने जो खरीदी होगी वो 1250 रुपए की खरीदी होगी। अगर आर ने 1250 की खरीदी थी, 780 रुपए की इसने खरीदी थी, 780 की, तो इसका टोटल सीपी कितना रहा होगा एन का, एन का टोटल सीपी कितना रहा होगा 0, 8 2 4 12 का 2, एक हासिल 7 और 2 9 और 1 10, 1020 रुपए एन का टोटल सीपी 1020 रहा होगा, और इसने आर को कितने में बेच दी 1250 में बेच दी, तो कितने का लाभ कमाया 1250 माइनस में 1020 इज इक्वल टू 230 रुपीज हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे किस तरीके से फ्रेम करा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आकाश ने वीरेंद्र को 4 वर्ष की अवधि के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6200 रुपये उधार लिए। ऋण चुकाते समय आकाश को कितना ब्याज देना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मेरे को टाइम दिया हुआ है, मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, मेरे को प्रिंसिपल दिया हुआ है और मेरे से इंटरेस्ट पूछा है। सिंपल सा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट आप इस फॉर्मूले में डालोगे, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं, तो फालतू का टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि 6i इज इक्वल टू 8j इज इक्वल टू 15k है तो ijk का मान ज्ञात कीजिए। एक सेकंड के लिए आप इसे देखिए, फिर हम करते हैं। ठीक है, ijk का मान ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं भाई, मैंने पहले भी बताया आपको, इसका जो i का मान होगा ये होगा अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो, और j का मान जो होगा वो ये होगा। तो मैं i और j और k लिख लेता हूं। मैंने पहले क्या निकाला, मैंने निकाला i का मान 8 है तो j का जो मान है वो 6 है। दूसरी कंडीशन में मैंने बोला कि अगर मैं j और k के अब देखूं तो j का अगर मान 15 होगा तो k का जो मान होगा वो 8 हो जाएगा। अगर j का मान 15 होगा तो k का मान जो होगा वो 8 हो जाएगा। तो 15 चौका 60, 15 चौक 60, 15 चौक 60, ठीक है। एक 120 हो जाएगा, सॉरी, और 15 छिका 90 और 8 छिक 48। अगर मैं इसको काट दूं, किससे काट दूं, किससे कटेगा, 6 से कट जाएगा। 6 दूनी 12 20 और 6 कम 6 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42 6 अट्ठे 48, 20 15 8 हमारे यहाँ कट के जो है वो रेशो आ जाएगा। यही हमसे पूछा था, यही हमने निकाला है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20 15 8, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यदि एक वस्तु की क्रमिक कीमत एक वस्तु की कीमत में क्रमिक रूप से क्रम से 25% 35 48 और 56 की वृद्धि होती है। कितने की, 35 की 48 की और 56 की वृद्धि होती है। वस्तु की कीमत में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो, अब जो हमारा a प्लस बी वाला फॉर्मूला है ना, यहां पे थोड़ा सा फेल हो जाता है। यहाँ पे फेल नहीं मतलब कर तो सकते हो, लेकिन कैलकुलेटिव हो जाएगा फालतू में चीजें और ज्यादा कैलकुलेटिव होती चली जाएंगी। इससे अच्छा है अब आप इसको रेशो मेथड से कर लो। रेशो मेथड हमारा क्या कहता है कि भैया क्रमिक वृद्धि हुई है 35 की 48 की 56 की, क्योंकि ये इवन नंबर्स नहीं है, आप प्लस माइनस करके कुछ ज्यादा इनमें से खास निकाल नहीं पाओगे। तो मैंने बोला अगर 35 की वृद्धि हुई है तो 100 की चीज 135 की हो गई है, 48 की वृद्धि हुई है तो 100 की चीज 148 की हो गई है, और 56 की वृद्धि हुई है तो 100 की चीज 156 की हो गई है। तो ये तीनों आपस में रेशो में आ गए। इनका मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे जो निकल के आएगा, यहाँ पे आएगा इनिशियल और यहाँ पे आएगा आफ्टर इंक्रीज या डिक्रीज, जो कुछ भी निकल के आएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करके।
सामने सामने जो कट सकता है उसे काट देते हैं। जैसे ये कटेगा 4 तिया 12 और 4 सिंह 24, 4 सत्ते 28, 4 से कटेगा 25, 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 55 25 और किससे कटेगा 4 से और कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 नीम 36 और 4 से कट जाएगा 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 25 पंजे 125, 12 25 पंजे 125, 12 500। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे को 27 39 और 39 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं भाई, 27 मल्टीप्लाई में 37, 7 7 49, 4 हासिल, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 14 और 21 कितने होते हैं हमारे 35, 35 और 4 39 का 9 लगा, 3 हासिल, 3 दूनी 6 9 और 9 9 9 की एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें 39 में, 9 9 81 8, 9 9 81 और 8 89, 8 9 9 81 और 8 89, ये खत्म हो जाएगा, 9 तिया 27 2, 9 तिया 27 और 2 29 और 9 और 2 9 तिया 27 और 29, ये हमारा आ जाएगा 1 9 7 16 का 6 1 हासिल, 9 10 और 19 का 9 1 हासिल, 9 दूनी 18 का 8 1 हासिल, 7 और 1 8 हो तो 288961, 288961 ज्यादा आ रहा है यार। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 288961 ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा इन तीनों का मल्टीपल करके। इन तीनों का मल्टीपल करके क्या है हमारा 1250 आया, इन तीनों का मल्टीपल करके क्या आया 28 8 89 61 आया, 28 89 61। यह थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को, पता नहीं, एक बार कैलकुलेशन दोबारा देख लेंगे, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 999 तो ठीक है, 999 तो ठीक है, ये 999 के बाद जो 39 में मल्टीप्लाई हुई है कॉर्नर के स्पेस की वजह से गड़बड़ हो गई। 999 और 39, 981 8, 981 और 89 8, 981 और 8 89, ठीक है। 9 तिया 27 2, 9 तिया 27 और 2 29, 2 9 तिया 27 और 2 29, ये फालतू लिख दिया था मैंने एक अंक। 1 9 7 16 का 6 1 हासिल और 19 का 9 1 हासिल, 9 दूनी 18 का 8 1 हासिल, 38961 आएगा। मैं वही तो भाई कुछ ज्यादा ही आ रहा है, ज्यादा का भी ज्यादा आ रहा है। 38961 ठीक है। 12,500 रुपए की चीज थी, 12,500 रुपए की इनिशियली थी और 3,800 38,961 की वो हो गई, 38,961 की हो गई। अगर मैं इंक्रीज देखूं तो कितना आया 1 6 9 और 5 4 और यहां से बच जाएगा 8 8 6 और यहां से बच जाएगा 2, यानी कि कितने का इंक्रीज आया 26461 का इंक्रीज आया। मेरे से ये प्रतिशत वृद्धि पूछी है तो कितना हो जाएगा हमारा 26461, 12,500 का इनिशियली का, ये इनिशियल है ना, इसका कितना प्रतिशत है, इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 और 250, 250 से 14 बच जाएगा तो दुनी, और 250 से बच गया 14 146। अब 125 एकम 125 कितना आ जाएगा 125 एकम 125 यानी कि 1 और 2 और यहाँ पे फिर 250 आएगा, लेकिन ये तो 211 आ रहा है तो यहाँ पे 0 उतारनी पड़ेगी, यहाँ पे 1 उतारना पड़ेगा, 0 नहीं उतारनी पड़ेगी, एक पास चल जाएगी। मान ली 211 है तो 125 एकम 125 से डिवाइड हो जाएगा। 211 देखते ही मैंने ऑप्शन की तरफ को देखा तो मेरे को 211 वाला एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, मेरे को एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो मैं फालतू में बाकी डिजिट्स निकालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं लगाऊंगा ऑप्शन नंबर 1 और यहां से चलता बनूंगा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यदि अली 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो एक निश्चित समय पर 12 किलोमीटर अधिक चल लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेरे से बोला इनिशियली जो चाल थी उसकी 10 थी और इंक्रीज्ड जो चाल थी उसकी जो 14 थी,
अगर वो 10 की जगह 14 पे चलता है तो 12 किलोमीटर अधिक चल लेता है। भाई 12 किलोमीटर अधिक क्यों चल लेता है, मेरे को ये बताओ। क्योंकि उसने चाल इंक्रीज करी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसने चाल इंक्रीज करी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज करी है और 12 किलोमीटर ज्यादा चल पा रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि वो 3 घंटे चल रहा होगा। तभी तो 12 किलोमीटर चल पाएगा। 4 घंटे पहले में अधिक चल लेगा, 4 घंटे दूसरे में अधिक चल लेगा और 4 घंटे तीसरे में अधिक चल लेगा। भाई 4 इस वाले में ज्यादा चल लेगा, 4 इस वाले घंटे में, 4 इस वाले घंटे में, तो 12 घंटे हो गए। तो 3 घंटे अगर वो चलता है तो 12 घंटे अधिक चल लेगा। तो वास्तविक दूरी, क्योंकि स्पीड उसकी इनिशियल जो थी वो 10 थी और उसका जो टाइम है वो 3 घंटे है, तो उसकी वास्तविक दूरी कितनी हो गई, 30 किलोमीटर उसकी वास्तविक दूरी हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रदर्शित 1 किलोग्राम के बजाय 825 ग्राम तोल के देता है। यानी कि उसने अपने बक्से में से 825 निकाल के बोल दिया 1 किलोग्राम के पैसे दे दो और मैं गेहूं जो है वो आपको लागत मूल्य पे ही दे रहा हूं, मैं कोई पैसा वैसा नहीं कमा रहा इसमें। फिर आगे मेरे से क्वेश्चन ने कहा 8 किलोग्राम गेहूं बेचने पर उसका लाभ लगभग कितना प्रतिशत होगा। लगभग लाभ जो है वो कितना प्रतिशत होगा। मेरे को एक बात बताओ, 1000 ग्राम के वो पैसे ले रहा है, 825 उस बंदे को दे रहा है। ठीक है, 825 उस बंदे को दे रहा है, तो अगर मैं सीपी की बात करूं, सीपी जो आपका शॉपकीपर का है वो तो 825 ग्राम का ही तो है, उसने तो अपने गल्ले में से निकाल के 825 ही दिया। लेकिन जो सीपी है किसका, सीपी जो है आपका कस्टमर का, सीपी जो कस्टमर का है वो 1000 का है। यानी कि इसने ये 175 तो प्रॉफिट में कमा लिए, 175 इसने यहाँ पे ये प्रॉफिट में कमा लिए। कितने पे प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल में जो आपका शॉपकीपर था उसका कॉस्ट प्राइस तो ये था, ये तो एक्चुअल में उसका सेलिंग प्राइस है ना कि कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये तो उसका एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है। तो सीपी कितना है हमारा 825, प्रॉफिट कितना है हमारा 875, 825 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 55 25, 5 एकम 5, 5 छिंग 30 और 55 25 और 5 से कट जाएगा ये 7 बार, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 700 डिवाइडेड बाई 33, 33 से काटेंगे, 33 दूनी 66, कितना बच गया 4, 33 एकम 33, 21 पॉइंट, अब यहाँ पे 21.34 है, 21.21 है, तो हमें आगे और जाना पड़ेगा। यहाँ पे 21.4 भी है तो हमें अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हमने 33 दूनी 66, 4, 33 एकम 33, फिर 7 बच गया था। मैंने बोला फिर 33 दूनी 66 पे जाएगी माननी, क्योंकि 70 आएगा, 70 से 66 जाएंगे तो 4 जाएगा, और किसी की इच्छा करती हो तो ये 40 पे जाएगा, तो यहाँ पे 33 एकम 33 पे जाएगा, तो यहाँ पे अप्रोक्स कितना आ जाएगा हमारा 21.21 जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग एक बार पढ़ लो आराम से। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ लो। वैसे मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर डीएसएसबी बोर्ड ने जो है गलत मार्क करा हुआ है। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन कह रहा है राहुल अपने वेतन का 3/8 भाग किराए पर, शेष का 1/3 भाग किराने पर, शेष वेतन का आधा भाग बिजली के भुगतान पर खर्च करता है। क्वेश्चन बहुत बार पहले हो चुका है, एक बार दोबारा हो गया। तो अब मैं इसे क्वेश्चन को फ्रेम कर लेता हूं। मैंने बोला राहुल जो है वो अपने रेंट पे खर्च करता है 3/8 अपनी पूरी इनकम का भी। तो उसके बाद जो बाद में जो करता है वो करता है भैया रेस्ट का 1/3 इस पे किराने पे खर्च। फिर वो रेस्ट का कितना खर्च करता है, फिर वो रेस्ट का 1/2 खर्च करता है इलेक्ट्रिसिटी पे, यानी कि बिजली के बिल के भुगतान पर। राहुल का कुल वेतन 48,000 रुपए है। मैं इसको अभी साइड में रख देता हूं। तो किराया, किराने व बिजली के बिल के भुगतान के बाद कुल वेतन का कितने प्रतिशत, कुल वेतन के प्रतिशत के रूप में अनुमानित बचत कितनी होगी। मैंने बोला मैं तो इसको 48,000 को छोड़ ही देता हूं अभी फिलहाल, मैं जैसे करता हूं मैं वैसे करूंगा, क्योंकि मेरे को हर जगह 48,000 रुपये नहीं दिया होता।
मैंने बोला मैं नीचे का एलसीएम लेता हूं, 8 3 और 2 का। 8 3 और 2 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एलसीएम भी नहीं लेता, मैं सीधा मल्टीप्लाई, मैं मेरी जो मुंह से निकलता है वो एलसीएम निकलता है, लेकिन मैं एक्चुअल में मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। और 8 दूनी 16 3 48, मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक था कोई, उन्होंने मेरे को आइडेंटिफाई करके बोला था कि एलसीएम इसका इतना थोड़ी ना आएगा, एलसीएम तो इतना आएगा और आपने कहा इतना है, तो वो एलसीएम का एक्चुअल में मल्टीपल ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस बोलने का तरीका है मेरा कि मैं एलसीएम लेता हूँ, मैं करता नीचे वालों को मल्टीप्लाई हूँ सिर्फ। तो 8 3 और 2 है, तो मैंने मान लिया कि टोटल जो है मेरे हिसाब से जो इनकम है वो 48 है। इनकम 48 है, तो इनकम का 48 यानी कि 48 का 3/8 कितना होगा, 8 से डिवाइड होगा, तो 8 6 48 और 36 18, 18 यहाँ पे खर्च हो गए, 48 थे यानी कि 30 बचे होंगे, 30 में से 1/3 यहाँ पे खर्च हो गए यानी कि 10 खर्च हो गए। अब 18 यहाँ खर्च हो गए, 30 बचे थे, 30 में से 10 और खर्च हो गए, तो यहाँ पे रेस्ट 20 बचे होंगे। 20 का 1/2 और खर्च हो गया यानी कि 10 खर्च हो गया। अब मेरे से बोल रहा है कि अनुमानित बचत का प्रतिशत याद करो वेतन के रूप में। वेतन तो चलो मैंने 48 मान रखा है, लेकिन बचत कितनी है भाई, 18, यहाँ पे 30 बचे, यहाँ पे 20 बचे, 20 में से भी 10 और खर्च हो गए, यानी कि मेरी जो सेविंग है वो 10 की है 48 में से। क्या मुझे इस रुपए की जरूरत थी, चाहे यहाँ पे रुपये ने कुछ भी दे रखे होते, मेरे को उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं बोलूंगा सेविंग जो है मेरे पास 10 है और मैंने इनकम जो मानी है वो 48 मानी है। 10 जो है वो 48 का कितने प्रतिशत है, काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से 25 और 2 से काटेंगे तो 2 से 2 पंजे 10 और 2 छिक 12, 25 25 125 बटे में 6, ये आएगा 6 दूनी 12, 0 6 7 42, 6 8 48, यानी कि 20.8 समथिंग जो है वो हमारा आंसर आना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शंस इस क्वेश्चन के जो है वो गलत दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन जो है क्वेश्चन के गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 50% की दो क्रमिक वृद्धि y% की एक एकल वृद्धि के बराबर है। पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है वार्डन में, मैंने आपको शायद पहले पेपर में आया था, उसमें कराया था। प्रत्येक 50% की दो क्रमिक कमी z एक एकल के कमी के बराबर है। मैंने बोला भैया प्लस हो रहा है 50, प्लस हो रहा है 50, ये इक्वल किसके आना चाहिए, y के आना चाहिए, y% के, इक्वल y% के दो वृद्धि। मैंने बोला a+b वाला फॉर्मूला मेरे को दोबारा से याद आ गया। अभी तक एक क्वेश्चन था जिसमें नहीं लगाया, बाकी तो सब में लगाई है, और उसमें भी हमने लगाया नहीं है जानबूझ के क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी हो जाती इसलिए। a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस a मल्टीप्लाई b बाई 100। मैंने बोला 50 50 100 क्योंकि अंदर से भी प्लस का ही निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा, तो 100 प्लस में 25, यानी कि y जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 125% के हो जाएगा। मैंने बोला 50% की तो क्रमिक कमी है तो माइनस का 50 है और माइनस का 50 है, ये z% के बराबर है। मैंने बोला दो माइनस के हैं तो मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं, माइनस का 100, लेकिन अंदर से क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद, तो यहां से अंदर से तो प्लस का निकल के आएगा, प्लस का 25। मैंने बोला तो भैया z कितने के बराबर हो गया, z हमारा बराबर हो गया सॉरी 75% के बराबर। अब मेरे से क्वेश्चन ने पूछा क्या, मेरे से क्वेश्चन ने पूछा कि z के प्रतिशत के रूप में y z से लगभग कितना अधिक होगा। y जो होगा वो z से कितना अधिक होगा, y जो होगा वो z से कितना अधिक होगा, मेरे हिसाब से तो 50% है अधिक, 50% अधिक है। z से की बात करिए तो कंपैरिजन भी z से कराया है, कंपैरिजन भी z से कराया तो 75% से कराया है, मल्टीप्लाई बाई 100 कितना प्रतिशत होगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 25 या 75, 25 दूनी 100 और 200 बटे 3 को जग जाहिर बात है कि 66.66% बोलते हैं, या 67 बोल लो, और इसको भी बोल देंगे 67%, ठीक है। इसी को लगभग की बात करिए तो इसी को हम 67 भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो गया, 4 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको पढ़ देता हूं।
एक आदमी 12,560 रुपए में एक कूलर खरीदता है, इसे 18% की हानि पर बेचता है, यानी कि 100 की चीज थी, 18% के लॉस पे बेच दी, यानी कि कितने में बेच दी, 88%, 82% पे बेच दी। इतने में खरीदा था, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी थी, 12,560, तो मेरे से 82% की वैल्यू पूछ रहा है, 82% की वैल्यू निकाल दो। ये आप प्लस माइनस कर लेना अपने हिसाब से और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके होमवर्क में है प्लस माइनस करना से, बाकी तो मैंने फ्रेम कर ही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पाते हैं। अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है, एक थोड़ा सा अलग, पहले भी आ चुका है, ऐसा नहीं है डीएसएससी में पहले नहीं आया, 2022 में आया था, फिर एसएससी के सीजीएल में 2023 में आया था, फिर मैंने 2024 में तो खैर रेस वाले क्वेश्चन ज्यादा देखे, लेकिन 20-22 के आसपास बहुत आए थे। उससे पहले 2019 वाले पेपर में आए थे एसएससी में। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 600 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर ए बी सी एक ही बिंदु से क्रम से 4 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना स्टार्ट करते। पथ कैसा है, पथ का याद रखना कि वृत्ताकार है। पथ जो है वो हमारा वृत्ताकार है। मैं क्यों बोल रहा हूं वृत्ताकार है, इस पे ध्यान रखना, क्योंकि जब हम स्ट्रेट लाइन में दौड़ते हैं ना, तो जो पहला बंदा है वो दूसरे बंदे को पकड़ने के लिए एक सिंपल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। लेकिन जब हम सर्कुलर पाथ में दौड़ते हैं तो पहला बंदा जो ज्यादा स्पीड वाला है वो घूम के दूसरे वाले बंदे के पीछे आ जाता है, फिर वो ऐसे करके घूमते रहते हैं। ठीक है, इनका पकड़ना और इसके पकड़ने में जमीन आसमान का अंतर है, तो वृत्ताकार पथ का ध्यान रखना। तो ए बी सी की मेरे को स्पीड दी हुई है, मेरे को ट्रैक की लंबाई दी हुई है, फिर उसने बोला ए और सी जो है वामवत दिशा में दौड़ रहे हैं। मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि जगह की हमारे पास थोड़ी सी कमी रहती है। ठीक है, वामव्रत और दक्षिण व्रत क्या होते हैं मेरे को नहीं पता एक्चुअल में, सही बताऊं हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं है मेरी। मैंने बोल दिया ए और सी जो दौड़ रहे हैं वो इस तरफ दौड़ रहे हैं, वामव्रत दौड़ रहे हैं, बी जो है वो उल्टा दौड़ रहा है, इन दोनों से दूसरी तरफ में दौड़ रहा है, बस मुझे इतना पता है। ठीक है, मेरे को दिशा का ज्ञान नहीं, कहीं कोई कमेंटर बोलने लग जाए आपने दक्षिण व्रत लगा दिया, वामव्रत उधर होता, मेरे को नहीं पता। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि जो हमारा ए सी है वो एक दिशा में दौड़ रहा है, बी जो है वो दूसरी दिशा में दौड़ रहा है, उनसे अपोजिट दौड़ रहा है। शुरुआत के कितने समय बाद वे तीनों पुनः पथ पर कहीं मिलेंगे, कहीं मिलेंगे की बात कर रहा है, लेकिन कहीं मिलेंगे की बात कर रहा है, तीनों को मिलाना है। लेकिन मैंने बोला भैया जी जो ए है वो 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, तो 600 मीटर को कितनी देर में दौड़ लेगा, वो 600 मीटर को 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 150 मीटर 150 सेकंड में दौड़ लेगा। मैंने बोला जो बी है या फिर जो सी है, क्योंकि सी जो दौड़ रहा है ना बी के साथ ए के साथ, तो 600 मीटर दौड़ता है और सी 1 मिनट में 1 सेकंड में 8 मीटर दौड़ता है। तो ये 8 जो 8 45 8 6 48 8 7 56 यानी कि 75 सेकंड में दौड़ लेगा, 75 सेकंड में दौड़ लेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 75 और 150 सेकंड का जो एलसीएम होगा, यानी कि 150 सेकंड, ये जो ए और बी हैं ये 150 सेकंड पे एक दूसरे को मिल जाएंगे। ये जो ए और सी हैं ये 150 सेकंड पे एक दूसरे को मिल जाएंगे। भाई पहला ए ने चक्कर मारा, ए चक्कर यहाँ पे 150 मीटर पे आया, लेकिन सी भाग रहा तेज, सी ने यहाँ भागता चला गया, ए को पार कर गया। फिर दूसरी बार आया, ए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आया था, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आया था और सी भी आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आके वो दोनों एक दूसरे को मिल गए 150 मिनट्स में। यानी कि सी के 2 चक्कर जब हो जाएंगे तब वो ए से मिल पाएगा, जब सी के 2 चक्कर होंगे तब ए का 1 चक्कर होगा, मैं ये कह सकता हूं इस वाली बात से। अब अगर मैं बात करूं बी जो है वो दक्षिण व्रत दौड़ रहा है, बी अगर दक्षिण व्रत दौड़ रहा है तो मैं अगर बी की बात करूं तो 600 मीटर का जो चक्कर लगाना है उसे, वो उसकी चाल है 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 100 सेकंड में वो दौड़ रहा है, 100 सेकंड में वो पूरा चक्कर लगा रहा है। पहले उसने 100 सेकंड का चक्कर लगाया पूरा, भाई ए जो सी है वो ए को एक बार मिलेगा बीच रास्ते में, एक बार मिलेगा फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे, एक बार तो यहां पे मिलेगा 150 सेकंड पे, एक बार 75 सेकंड पे यहां पे मिलेगा, जब ए की 75 सेकंड होगी यहां पे। जो बी है भाई ए तो 2 बार मिले, लेकिन बी तो नहीं मिल पाया ना, बी नहीं मिल पाया तो बी को यही स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना पड़ेगा।
भाई 150 सेकेंड बाद ए और सी मिलते हैं और 100 सेकेंड बाद बी भी यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा 150 का और 100 का, क्योंकि ए और सी का तो मैंने निकाल लिया। 150 और 100 का यानी कि ए और सी का और बी का जो एलसीएम होगा 300 सेकेंड में वो तीनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। तीनों एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। भाई इतना सा सवाल था, आपका 300 सेकेंड यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत पुराना क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं। झील के पास एक मणिक था जो उसके हाथ से गिरकर 4 टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, कोई हीरा वीरा पन्ना वन्ना जो कुछ भी था वो उसके हाथ से गिर के टूट गया। चारों टुकड़ों का भार 1, 3, 5 और 7 के अनुपात में था। ठीक है, मणिक की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब जैसा उसका भार है उसी हिसाब से मणिक की कीमत है। मैंने इसी लाइन को पढ़ते ही मैंने बोला कि अगर अनुपात में वो 1, 5, 7, 1, 3, 5 और 7 टूटा है, ये तो वेट हो गया और ये आ गया इसका प्राइस। वर्ग के अनुक्रमानुपाती है यानी कि सीधे वर्ग में, यानी कि 1 प्राइस है, इसका 9 प्राइस है, इसका 25 प्राइस है, इसका 49 प्राइस है। लेकिन अगर एक्चुअल वेट की बात करूं, एक्चुअल वेट तो इसका टोटल होगा, एक्चुअल वेट तो टोटल होगा। एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 दूनी 16। एक्चुअल वेट जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। एक्चुअल वेट अगर 16 है तो एक्चुअल प्राइस की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल प्राइस 16 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअल प्राइस 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। 16 का स्क्वायर आपका 256। यहाँ पे एक्चुअल प्राइस जो है इसका 256 होगा, लेकिन मेरे अभी जो टूटा हुआ टुकड़ा है उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 25 35, 35 और 49 आपका कितना आ गया 84। तो जो टूटे हुए टुकड़ों का प्राइस होगा वो 84 होगा। अब क्वेश्चन ने मेरे से क्या बोला है, क्वेश्चन ने मेरे से बोला है जब टुकड़े बेचे गए तो झील को 68,800 रुपए कम मिले। भाई उसे एक्चुअल में मिलने चाहिए थे 256 रुपीज अगर उसका टुकड़ा नहीं टूटा होता, लेकिन उसे एक्चुअल में कितने मिले, 84 मिले। मैंने बोला कितने कम मिले, भाई मेरे हिसाब से इसे 172 कम मिले, यानी कि 172 की मेरे को वैल्यू दी है इसने 68800। ठीक है, मूल कीमत पूछ रहा है, मूल कीमत कितनी है, एक्चुअल प्राइस कितना है 256 है, तो 256 की वैल्यू निकालनी है, निकाल देते हैं। 17 चौका 68, 400, तो 400 की मल्टीप्लाई 256 में हो जाएगी, कितना आ जाएगा 6 चौक 24 का 4, 2 हासिल और 2 0 1, ठीक है, और 00 जो 2 बची 0, तो 102400 हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन रह गए, फटाफट निपटाते हैं, अब गला बैठने लग गया। सुरेश अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, विनय अकेले उसे 16 दिन में कर सकता है। सुरेश और विनय 6400 रुपए में किसी काम को करना स्वीकार करते हैं, लेकिन राम की मदद से उसे 6वें दिन में निपटा देते हैं। मेरे को पता चला क्वेश्चन पढ़ के कि सुरेश जो है वो 12 दिन में खत्म कर पा रहा है और विनय जो है वो 16 दिन में खत्म कर पा रहा है, लेकिन काम इन्होंने राम के साथ मिलकर करा। सुरेश ने, विनय ने, राम ने, तीनों ने मिलकर साथ काम करा और 6 दिन में खत्म कर दिया। मैं बोला यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं, टोटल वर्क तीनों का एलसीएम हो जाएगा 48, 12 तिया 36, 12 चौक 48, सुरेश का काम 4 हो जाएगा, 16 तिया 48, विनय का काम 3 हो जाएगा और तीनों का कुल मिला के काम 6 7 42, 6 8 48 हो जाएगा। राम को कितना भुगतान किया गया, भैया राम जो है इसमें से सुरेश और विनय जो है कुल मिला के 7 काम करते हैं और राम 1 काम करता है। अगर 8 टोटल काम की वैल्यू 48 को मत लेना, ठीक है, फालतू में कैलकुलेशन ही बढ़ाओगे। 8 की वैल्यू 6400 है तो मेरे से तो सिर्फ 1 की वैल्यू तो पूछी है, राम की तो पूछी है, 1 की निकाल दो, 8 8 64, यानी कि 800 रुपए इसको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, 800 रुपए इसको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कितना है हमारा, 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल सा रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अंदर अंदर भार गुणा करनी है, बाहर भार गुणा करनी है, बराबर में ले लेना है, लेकिन क्योंकि अनुपात में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। यदि 20 रेशो y प्रोपोर्शनल y रेशो 18 और y इज नॉट इक्वल टू 0, तो y का मान ज्ञात कीजिए। भाई मेरे को अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करनी है, बाहर बाहर की करनी है, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 18 किसके होगा, y मल्टीप्लाई y, यानी कि y स्क्वायर के हो जाएगा। अगर मैं 20 को देखूं तो 5 चौक 20 होता है, 18 को देखूं तो 9 दूनी 18 होता है। इस 4 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, इस 9 में से 1 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं y स्क्वायर को अगर मैं उधर लेके चला जाऊं तो ये आएगा मेरा अंडर रूट 20 इंटू 18, 20 इंटू 18, और 20 में से क्या निकल के आ जाएगा, 20 में से 1 2 निकल के आ जाएगा, 18 में से 1 3 निकल के आ जाएगा। बचेगा क्या, ये 2 और ये 5, अंडर रूट के अंदर 10 बच जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना, 6 अंडर रूट में 10 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ को चलते हैं, सॉरी 19 की तरफ को। अब ये भी रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और ये पिछले वाले से थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा है मेरे को। 19, 38, 28 और y क्रमागत अनुपात में है। ठीक है, क्रमागत अनुपात में है, यानी कि इसकी वैल्यू इन दोनों की वैल्यू के बराबर होगी। h रेशो में इतना और 84 रेशो में y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ना y यहाँ से निकालना पड़ेगा हमें पहले और फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब जाके h की वैल्यू आ पाएगी। तो पहली वाली कंडीशन को अगर मैं लिखूं तो 19 बटे में 38 इज इक्वल टू 28 बटे में y के है। यहां से अगर मैं y ऊपर ले जाऊंगा 19 दूनी 38, यानी कि y कितना आ जाएगा मेरा 56 आ जाएगा। y मेरा अगर 56 आ गया तो मैं सेकंड वाली कंडीशन को उठा लेता हूं। मैंने बोला h रेशो में 84 जो है वो ऐसे लिखा जा सकता है, वो इक्वल होगा किसके, 84 अपॉन में 56 के। काट देते हैं, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 से कटिया 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 से ये कट जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। h कितना आ जाएगा, 42 मल्टीप्लाई में 3, यानी कि h इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि h इज इक्वल टू 126 के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सिंपल सा रेस का क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ है, लेकिन दोनों जो लोग हैं, पढ़ लेते हैं पर क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पथ पर 2961 मीटर लंबी रेस में अब्बास सुरेश एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं, एक ही समय पर 10 मीटर प्रति सेकंड और 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एक ही बिंदु से एक ही तरफ, भाई दौड़ है तो एक ही तरफ होगी, वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो पुनः कितने समय बाद पथ पर एक साथ मिलेंगे। पुनः कितने समय बाद, एक सेकंड दीजिएगा। हेलो, बढ़िया भैया जी, आपको भाई पहचाना नहीं। अर्जुन, मेरे को 2 मिनट दे, मैं कॉल बैक करूँ, 2 मिनट दे बस। ठीक है, 2। ठीक है, तो हाँ, तो वृत्ताकार पथ जो है वो हमारा 2961 मीटर का है, 2961 मीटर का है। और आपका जो क्या है, आप दौड़ना स्टार्ट कर रहे हो 10 मीटर और 3 मीटर प्रति सेकंड से, यानी कि एक ही दिशा में अगर मैं दौड़ रहा हूं 10 मीटर और 3 मीटर प्रति सेकंड से, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 7 मीटर प्रति सेकंड मेरी रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि एक ही दिशा में दौड़ रहा हूं तो माइनस होगी, जाहिर सी बात है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 2969 करना है, 2961 करना है। डिस्टेंस इतना है, स्पीड मेरे को 7 मीटर प्रति सेकंड पता है, तो मैं टाइम निकाल सकता हूं कितना होगा, 2961 अपॉन में 7, 7 चौक 28 1 और 7 दूनी 14 2 और 7 तिया 21, यानी कि 423 सेकेंड्स में जो है वो हम आपको ये दोनों आपस में मिल जाएंगे।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आज के लिए हमने 30 क्वेश्चन करे हैं, मेरे हिसाब से अभी के लिए वो बहुत है। बाकी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। 1 घंटा 9 मिनट की वीडियो बन चुकी है ये, मतलब फिर भी ठीक टाइम में निपट गई है। ठीक है, आप एंजॉय करो, उसके बाद आपको शाम को एक और वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं।